तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 को द हिंदू के न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आए होंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे तथा उनका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से आप सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और लाइक और कमेंट करना तो एकदम ना भूलें। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो आर्टिकल हमारा आया है वो जो भी ये किसान बिल, जो किसान बिल को लेकर जो विरोध हो रहा है किसान द्वारा, तो उसके बारे में जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मतलब ये गांधी जी के जो विचार थे उनको फॉलो करके सरकार और किसान इसे कैसे सुलझा सकते हैं। और प्लस एक आर्टिकल और आया है जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अभी यहाँ पे जो सरकार किसान बिल के विरोध में जो ट्विटर हैंडल थे, जो ट्विटर अकाउंट थे, इन्होंने कुछ ने बहुत ज़्यादा भ्रामक सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी, अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। तो उसे क्या, सरकार द्वारा जो आईटी अधिनियम 2000 था उसकी धारा 69A के तहत उसे बैन किया गया। लेकिन ट्विटर ने उस अकाउंट को फिर से शुरू कर दिया और उसका जो मानना था वो श्रेया सिंघल बनाम संघ भारत का एक केस आया था 2015 में। उसमें क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66A को निरस्त किया गया। जिस धारा 66A जो थी उसमें यह बताया गया कि अगर कोई अपनी अभिव्यक्ति ऑनलाइन माध्यम में आके करता है तो वहाँ पे क्या होगा, उसके खिलाफ अपराध, वो उसे अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, फ्रीडम टू स्पीच, आर्टिकल 19, उसके तहत क्या उसे उसे अवैध घोषित कर दिया। तो इसी को लेकर के ट्विटर ने अभी इसे बैन किया है। और आगे भी देखते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये अपने आप को बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं, ट्विटर हुई, फेसबुक हुई, गूगल हुई, तो ये किसी के सामने जल्दी झुकती नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा इन्होंने क्या किया। तो उस तरह से स्पेन और चीन में ये बैन हो चुकी हैं। तो आप इसे अपने तरीके से देख लीजिएगा कि पीछे जो गूगल फेसबुक थे, जो चीन में जो इनके टर्म रहे, प्लस स्पेन में रहे, फ्रांस में इनका इनके लेकर के जो फ्रांस ने अपने जो इनके खिलाफ आक्रामकता अपनाई, प्लस यूरोपियन संघ ने इनके लिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल बना दिया। तो इस तरह से जो रेगुलेशन इन्होंने लाया, तो उसको आप पीछे फ्लैश जो जा करके सर्च करके गूगल करके देख लीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ये आर्टिकल है, मिसिंग द गांधीयन इम्प्रिंट। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं राइटर, शुरू करते हैं। एक इनके लेखक थे, वेद मेहता जिनका नाम था, जिनके भी हाल में ही डेथ हो गई। तो उनका जो मानना था कि गांधी जी का जो अनुसरण करना है वो बहुत ही मुश्किल था। मतलब गांधी जी जिस तरह के आइडियोलॉजी जो फॉलो करते थे, जो उनके नैतिक मूल्य थे, उनको आज भी अगर फॉलो किया जाए, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, तो इससे कई समस्याएं उनका निवारण किया जा सकता है। तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन से। राइटर लिखते हैं, जब 1920 में, दिसंबर 1920 में यहाँ पे क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि इसमें क्या था, सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है उसका किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। तो ये जो था, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, ये जन आंदोलन बन कर गया। बहुत लोगों की भागीदारी इसमें होती गई। उसके बाद 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कुछ जो खिलाफत आंदोलन व कांग्रेस के जो समर्थक थे इस आंदोलन के, दोनों ने मिलकर के एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। कई वहां पे ब्रिटिश सैनिक मारे गए। तो उसके बाद गांधी जी दुखी हो गए, उन्होंने क्या किया, ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इस पे जो नेहरू जी थे और लोग थे, वो क्या हो गए, गांधी जी से खिन्न हो गए, उनके विरोध में आ गए। उन्होंने बोला कि आप क्या 300 मिलियन को क्या गैर हिंसक बना सकते हो, क्या उन्हें गैर विध्वंसक बना सकते हो, नेहरू जी ने बोला। तो उसके बाद यही राइटर बोल रहे हैं कि गांधी जी मानते थे, हाँ मैं इन्हें बना सकता हूँ, मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, गैर हिंसक प्रवृत्ति, अहिंसा के मार्ग पे चला सकता हूँ। उसके लिए आपको उनकी आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे राइटर यही बोल रहे हैं, किसान जो आंदोलन चल रहे हैं, जो किसान हैं वो तो पहले से ही पढ़े लिखे कम है, और वैसे उनका जो उन शहरी और ग्रामीण जो परिवेश है उनके बीच में ऐसे ही खाई रहती है। तो अगर वो पढ़े लिखे हों और उनके जो मूल्य हों वो विकसित हों, और मूल्य जो विकसित हों क्या हो, बस किताबी स्तर पे ना विकसित हों, वो क्या हो, मानसिक स्तर पे स्थिर हो,
मानसिक स्तर पे क्या हो, विकसित हो। तो जब मानसिक स्तर पे कोई मूल्य आदमी का विकसित होता है तो वो क्या हमेशा दिमाग में जब वो चीजें रहती है, मान लो कोई मूल्य है, किसी को परेशान करना, कोई परेशान कर रहा है, तो आपको इस मूल्य जो है आपका आपके अंदर है, वो बोलेगा कि नहीं इसे किसी तरीके से रोको। लेकिन अगर जो मूल्य हैं, भारत में ज़्यादातर मूल्य कहाँ रहते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादातर किताब पे ही रह जाती है। बच्चे जो छात्र हैं उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं देखिए पहले आपको मूल्य समझा देता हूँ। मैं मूल्य मूल्य कर रहा हूँ, आपको मूल्य नहीं समझ आ रहा होगा। देखिए मूल्य वो हैं जो मानव है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता अपनाता है, जिस तरह से उसका व्यक्तित्व है, जिस तरह के उसके विचार हैं, वो क्या है, उसके मूल्य हैं। मूल्य क्या है, एक भौतिक भी है तथा एक मानसिक है। तो जो मूल्य हैं वो क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, नैतिक होते हैं, अनैतिक होते हैं और निर्नैतिक होते हैं। तो जो नैतिक मूल्य होते हैं, जब ऐसे मूल्य जिनसे किसी का नुकसान ना हो, किसी को क्या हो, किसी का नुकसान ना हो, न किसी को उससे हानि पहुंचे। मतलब जैसे आप किसी का भला कर रहे हो तो उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही, मतलब क्या हो, समाज कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। तो कैसा मूल्य माना गया, वो नैतिक मूल्य माना गया। और ऐसा मूल्य जिसकी वजह से लोगों को क्या हो, हानि हो, जैसे आप किसी को मार रहे हो, कहीं चिल्ला रहे हो, तो किसी को डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो क्या है, किसी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कैसा है, अनैतिक मूल्य है। और निर्नैतिक की बात करें तो निर्नैतिक मूल्य ऐसा मूल्य है जिससे किसी को न फायदा हो न नुकसान हो। जैसे आप कहीं छींक दिए, अकेले रूम में चिल्लाना, गाना गाना, क्या मतलब ऐसे कार्य जिससे आपके ऐसे कार्य जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, तो वो कौन सी कैटेगरी है, निर्नैतिक की। तो चलिए मूल्य समझ में आ गया। तो यहाँ पे आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो गांधी जी थे उनका क्या था, वो सबका विकास चाहते थे। और मार्टिन लूथर किंग और जो वहाँ पे हिटलर जैसे, मार्टिन लूथर किंग भी इनकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। वो भी जाति नस्ल से ऊपर होकर सोचते थे। इन गांधी जी ने क्या कहा, हरिजन को हरि का जन कह दिया। मतलब कि पहले जो था, देखिए ये हमारी रूढ़िवादिता बहुत पहले से चली आ रही थी, हर समय से। लेकिन गांधी जी ने जब देखा कि हरिजन जो दलित वर्ग है उसको हमेशा से क्या किया गया है, सताया गया है, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, हर तरह के आर्थिक उत्पीड़न, उनका हर तरीके से क्या शोषण किया गया है। तो जब शोषण किया गया तो उन्होंने, पंडितों ने कई बार इसी इसी के संदर्भ में कई विद्रोह भी हुए हैं। आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो देखिए इसी तरह से आप हिस्ट्री को पढ़िए, क्योंकि एक दिन हिस्ट्री नहीं पढ़ने से होता है। आप जैसे इस समय गांधी जी का चल रहा है, तो गांधी जी अब असहयोग आंदोलन की बात हुई, तो जो गांधी जी से संबंधित जो पीछे है पोर्शन है, नागपुर अधिवेशन में इस 2020 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। इसके दो प्रावधान थे जिसमें क्या था, अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, और सब जो भी चीज़ें हैं आप इनको डिटेल में पढ़ डालो। तो इससे क्या होगा, आप करंट का भी तैयार हो गया, फिर क्या हो गया, उसका भी तैयार हो गया। जो स्टैटिक पोर्शन है, गांधी जी की विरासत जो थी जटिल है और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में कुछ बुनियादी मुद्दों को अंतर्निहित करती है। मतलब जो क्या है, इनकी जो विरासत है, जो ये मतलब पीछे छोड़ के गए कि ग्रामीण भारत का विकास बहुत जरूरी है। उनको पता था पहले से कि ग्रामीण भारत का विकास होगा तभी संपूर्ण भारत का विकास संभव है। नहीं तो जो मिडिल क्लास और जो नेता लोग अभी बैठ के, जो किसान थे वहाँ पे बॉर्डर पे बैठ के कितने दिन उन्होंने, सर्दी में क्या हालत हो गई, तो इसकी इसकी जो दुर्दशा है वो कौन समझ सकता है, वो बस किसान समझ सकता है। जबकि सरकार और जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो शहरी मध्यम वर्गीय परिवार है, वो इसे नहीं समझ सकता है। भारत और शेष आधुनिक दुनिया के लिए उनकी विरासत विरोध की संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। क्या यह संघर्ष को शांति से हल किया जा सकता है, मतलब जो संघर्ष चल रहा है तो इसको शांति से ही हल करना, मतलब जो परसुएट करके उनको इक्वल, किसानों को एक लेवल पे बैठा के बातचीत करना। अगर मध्यस्थ आए तो मध्यस्थ को पहले ये करना चाहिए कि पहले जो किसान है और सरकार है इसको क्या करे, एक लेवल पे लेके आए। देखो बातचीत तभी संभव होती है, किसी मुद्दे का तभी हल निकलता है जब दोनों एक लेवल पे बैठ के बात करें। अब पता चले एक राजा है और दूसरा भिखारी है, तो राजा जो बोलेगा वो तो भिखारी मान ही लेगा कि हाँ भैया तुम सही बोल रहे, नहीं तो तुम हमको मरवा दोगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात एक राजा के साथ ही बात करता है तभी किसी मुद्दे का हल निकलता है। उसी तरीके से राइटर जो बोल रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इस पे किसान और सरकार को एक लेवल पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अगर मध्यस्थ आता है तो मध्यस्थ को भी इस पे बातचीत करानी चाहिए। और यही बात आगे भी राइटर यही बोलना चाह रहे हैं कि देखिए जो किसान हैं अभी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लगभग हर
जो समुदाय है उससे इन्हें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो अपने अकेले के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। इतने ढेर सारे किसान देश में हैं, उनके लिए लड़ाई करना, और कुछ अफवाह के चलते किसानों जो मतलब जो वैसे भी किसान अशिक्षित होता है, और जब अफवाह फैला दी जाते हैं कि ये किसान ऐसा खा रहे हैं पी रहे हैं, एक हफ्ते 2 महीने से अपने पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या होता है, पूरे देश का किसान वर्ग इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब किसान अशिक्षित है तो लोगों को, जो जो पढ़ी लिखी जनता है, उसको बताना चाहिए कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। और देखिए बात ये भी है कि जो गांधी जी है उनका ये भी आइडियोलॉजी थी कि जन समुदाय, मतलब वो क्या करते थे, पूरे समुदाय को इकट्ठा लेकर चलते थे। अगर किसी भी चीज का हल निकालना है तो उसके लिए क्या है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, मतलब सबको सुखी रहना होगा, प्लस हल निकालने के लिए सबको एकजुट होना होगा, और शांतिपूर्ण तरीका, अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाना, न कि हिंसक प्रवृत्ति को। तो यही बात राइटर इसमें, मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में भी यही बातें सब दे दी हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड करके। और ये पीडीएफ आप पढ़ के इसमें से आप स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट पोर्शन दोनों के नोट्स को एक बार अच्छे से बना के रिवाइज कर लेगा, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए जो शिक्षा है हमारी, वह गरीबों और अमीरों के बीच में एक खाई को भी बनाती है। अब मान लो अभी ऑक्सफैम इंटरनेशनल वायरस रिपोर्ट भी मैंने आपको डिस्कस की थी, उसमें भी यही बताया गया है कि कोरोना ने भी यही हालत की है। और जो नया किसान बिल आ रहा है, तो आप इसकी गारंटी दे सकते हो किसानों को फायदा ही होगा। ये गारंटी भी देनी चाहिए लोगों को, बीच में क्या होती है एक गारंटी, मतलब एक ऐसी चीज होती है जिससे लोगों को जोड़ती है। मतलब आप कुछ गारंटी दो, कोई ऐसी संस्था बना दो जिससे किसानों को आपके ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ ये बहुत जरूरी है। और किसानों को कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं है, कोई ऐसा संगठन भी नहीं है, कोई ऐसी संवैधानिक मतलब जो संस्था है वो भी नहीं बनाई गई है कि जो बस किसानों का प्रतिनिधित्व करे। तो क्या होगा, किसान नेता ही तो बनेंगे यूनियन बना के, और जब नेता बनेंगे तो उनके बीच में क्या होंगे, पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर करेंगे, वोट के लिए करेंगे, प्लस और सब चीज़ों के लिए करेंगे। उनका मेन मकसद तो वोट ही होता है। तो इसीलिए कि जब आप एक नियामक, जो इनकी एक नियामक संस्था बना दोगे, तो क्या करेंगे, उनको रेगुलेट करोगे। और दूसरी बात, देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी लोगों के लिए है शिक्षा है। और शिक्षा अगर नहीं है, खाने पीने को तो मालूम मिल जाए, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो क्या है, वो भी हमेशा उसी रूढ़िवादिता जो सोच है पहले से जो चली आ रही है, उनकी जो गांव में भी आप देखते हो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी सब है कि आपकी क्या है, जो रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है कई वर्षों से। जो सोच है आपकी, गांव में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे कम, तो आप उनको पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो। अगर आप उनको अच्छी शिक्षा दी होती तो उनको ये समझ में आता कि ये जो बिल है ये हमारे फायदे के लिए है, नुकसान के लिए। अब जो किसान नेता बोल देते हैं वही ये फॉलो करते हैं। तो किसान नेता गलत बोले चाहे सही बोले, इनको समझ में आता नहीं। आप भी है, आप भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उसको क्या करते हो, रिलीज करते हो इंग्लिश में या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। किसान वैसे भी क ख ग तो आता नहीं, इंग्लिश कहाँ से पढ़े बेचारा। और किसान, अब इतना कठिन नाम दे दोगे, किसान अध्यारोपण बिल, ये वो, इतना कठिन नाम हिंदी में पढ़ेगा तभी घबरा जाएगा कि ये है क्या। आप खुद सोचो, आप तैयारी कर रहे हो, आपको समझाने के लिए एक टीचर लगा होता है जो आपको समझाता है। इसकी जो जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है इतनी ज़्यादा है कि आपको भी समझ में इतना जल्दी नहीं आता। ये आप क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ लिख रहे हो, आपकी ये हालत है। और जो अनपढ़ है उनकी सोचो क्या हालत होगी। इसीलिए जो किसान नेता हैं वो भी इसका, कुछ किसान नेता हैं, कुछ ऐसे जो ऐसे समुदाय हैं, ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये आर्टिकल में यही बोला गया है। और आप पूरी पीडीएफ जाके नीचे मैंने दी हुई है, आप उसे स्लाइड डाउन करके पढ़ लेना अच्छे से डाउनलोड करके, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यही लास्ट में राइटर यही बोल रहे हैं कि गांधी की आइडियोलॉजी फॉलो करके इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन तभी किया जा सकता है जब दोनों समान लेवल पे आके बातचीत करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल हमारा, ये अभी वही मैंने बताया कि ट्विटर ने क्या किया कि अभी कुछ अकाउंट को सरकार ने बोला कि ये जो है ये किसान बिल के विरोध में भ्रामक सूचनाएं अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप इन्हें बैन करो। तो ट्विटर ने क्या किया, इन्हें बैन कर दिया। 257 अकाउंट थे और 1 हैशटैग था जो यूज़ किया जाता है ट्रेंड करने के लिए। तो वो क्या कर दिया, बैन कर दिया। फिर ट्विटर ने क्या किया, उसको बहाल कर दिया, फिर से अकाउंट को चालू कर दिया, उस हैशटैग को चालू कर दिया। तो यहाँ पे जो सरकार ने इसे बैन किया था, वो बैन किया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत। तो ये जो 69A था ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जो चाइनीज ऐप सरकार ने बैन किए वो भी इसी धारा के अंतर्गत। ये धारा कहती है कि भारत की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रश्न पर
इस किसी से भी इससे समझौता नहीं किया जा सकता है सुरक्षा से। और जब चाइना ने पूछा क्यों बैन किया तो उसने बोल दिया था यही धारा 69 है, तुम जाके पढ़ लो, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 है। फिर इसके बाद तो सरकार ने पूछा कि जब हम तुम्हें बैन करने को बोले तुमने बैन क्यों नहीं किया, तो ट्विटर बोला कि जाके आप देख लो, श्रेया सिंघल बनाम संघवाद का केस है 2015 का, उसमें आपने बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके अधिनियम धारा ए में, उसको पहले क्या आपने अपराध बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसे निरस्त कर दिया है। तो ये जो ये केस है श्रेया सिंघल वाला, इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। आप श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का केस ध्यान से पढ़ लेना। तो इसमें राइटर यही बोल रहे हैं कि क्या इस तरह से करना, मतलब एक पावरफुल गवर्नमेंट और एक वर्ल्ड लेवल का जो प्लेटफॉर्म है, इसके बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है सब चीज़ों को लेकर के, तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके लिए यही है कि आप एक अपना क्या करो, एक रूल बनाओ जैसे उन्होंने बनाया है यूनियन संघ ने, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, तो उन्होंने जो बनाया है उसी तरीके से आप भी एक तगड़ा रूल बनाओ, जिससे डेटा लोकलाइजेशन, जो डेटा स्थानीयकरण है, प्लस इसके बाद और जो दिक्कतें हैं, जो ये नॉन पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा का इलेक्शन में आपके यूज़ करते हैं और सब चीज़ों में कॉमर्शियल के लिए नॉन पर्सनल डेटा का यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या हो, आपके लिए आसानी हो, इनको आप रेगुलेट कर सको, नहीं तो आपके देश ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।